अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने रात गए कहा कि एस्टैब्लिशमेंट बता दे वो हमें अपना समझती है या हमें लंदन वाला समझती है। उसी सांस में डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि सेनेट से लेकर सूबाई असेंबली तक और कौमी असेंबली से लेकर लोकल बॉडीज तक इस्तीफे देने का ऑप्शन मौजूद है। भारतीय धमकियों और लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग के बाद इस्लामाबाद में बहुत सारे इजलास हुए। नेशनल एक्शन प्लान का इजलास हुआ, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत सामने बैठी। इन मीटिंग्स के बाद कुछ ऐसी भी खबरें आईं कि जैसे पाकिस्तान की सियासी क़यादत समझती है कि शायद मिलिट्री की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें हैं या कालादम तंजीमें हैं। जब तक वज़ीर आज़म हाउस या चीफ मिनिस्टर हाउस पंजाब से क्लैरिफिकेशन आई, तरदीद आई, उस वक्त तक खासा नुकसान भी हो चुका था। इसी तरह सेनेट ने एक मुतफ़िका करारदाद पास की कि सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी की निगरान पार्लियामेंट बने और ये कहा कि दुनिया भर को अब पैगाम जाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर गैर रियासती अनासर की गुंजाइश। यही नेशनल एक्शन प्लान का भी स्पिरिट है और हम देख रहे हैं। आपको ये भी बताता चलूं कि 20 नुकाती नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए 20 मंसूबे भी तैयार कर लिए गए, टाइम लाइन सेट कर ली गई है और उसके लिए प्लान्स भी बन गए हैं। यही आज के हमारे मौजू हैं। एक बहुत ही सीनियर डिस्टिंग्विश्ड मोअज़्ज़िज़ पैनल मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है। तारुफ करा देता हूं, मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर अफराज सियाब खटक साहब, अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक है, सीनियर पॉलिटिशियन है। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ ले आए। मेरे दूसरे मेहमान हैं लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी, रिटायर्ड साबिक सेक्रेटरी दिफा। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आप तशरीफ ले आए। मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब उमर खान अली शेर जई साहब, साबिक सफ़ीर हैं, अफगानिस्तान में भी सर्व किया है और बाकी ममालिक में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ ले आए। और मेरे चौथे मेहमान हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान खलील साहब, सरबराह अंसारुल उम्मा। बहुत शुक्रिया आपको हमने आज के प्रोग्राम के लिए ज़हमत दी। मैं प्रोग्राम का आगाज़ खटक साहब आपसे ही करूँगा। फारूक सत्तार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, रिपोर्ट हुई कराची में इतना ही बड़ा ज़ख़ीरा मिला है हथियारों का और नेटो के ज़ेर इस्तेमाल हथियार थे या कहा गया कि रशियन मेड ये हथियार थे। आज सैयद मुराद अली शाह साहब ने, जो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जहां से हथियार मिले हैं इशारा तो उधर ही जाएगा। पुलिस चीफ ने भी कोई ऐसी ही बात की। ये फरमाइए फारूक सत्तार अब जब कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट हमें बताए या फिर लंदन वाले समझे या पाकिस्तान का समझे हम इस्तीफे दे देंगे, सिनेरियो क्या नजर आ रहा है आपको? जी देखिए, कराची में तो से ऑपरेशन भी हुआ है और ऑपरेशन से पहले आपको याद होगा कि सारी सियासी पार्टियों ने कहा था कि इस तरह का ऑपरेशन होना चाहिए और दहशतगर्दी को ख़ात्मा ज़रूरी है। और जो भत्ते वहाँ लोग लेते थे और जो टारगेट किलिंग होती थी तो सब लोगों की ख्वाहिश के खिलाफ कार्रवाई हो, तो उस पर तो दो राय नहीं है। और वो ऑपरेशन से कुछ हालात बेहतर भी हुए हैं, काफ़ी वहाँ नजर आता है सुधार रेंजर का ऑपरेशन ने डिलीवर किया है। जी, लेकिन साथ में ये है कि थोड़ी सी वहाँ पे एक सियासी मुश्किल ये है कि एमक्यूएम के अंदर ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि कुछ लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमे बने हैं और ख़ासी यानी सीरियस कार्रवाइयाँ उनके ख़िलाफ़ हुई हैं और एमक्यूएम ने अपने आप को रीऑर्गेनाइज़ किया है। तो मैं समझता हूँ कि जो ऐसे अनासर हैं, अफराद हैं जिनके ख़िलाफ़ शवाहिद मौजूद हैं, उनके ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। लेकिन सियासी जो पार्टियाँ हैं उनको दीवार से नहीं लगाना चाहिए, किसी भी सियासी पार्टी को। और ख़ुसूसन जब लोगों का मैंडेट हो, जब एक तरह से पार्लियामेंट में या दूसरे इदारों में वो नुमाइंदे हों, तो मैं समझता हूँ कि इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मिलना चाहिए सब पार्टियों को। और पार्टियों को भी ये अपने ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि अपनी सफ़ों में उनको किसी ऐसे लोगों को जगह नहीं देनी चाहिए जो तखरीबकारी में मुलविस हों, दहशतगर्दी में मुलविस हों। क्योंकि सियासी पार्टियों की क़ुव्वत जो है वो उनकी मैनिफेस्टो से, उनके प्रोग्राम से जो अकल, दलील और तरक्की के लिए प्रोग्राम पर मबनी होता है उससे होती है, न इससे कि उनके लोगों को उठा लें, बंदूक बरदार लोग, असला हो। जी, वो लश्कर तो नहीं होते, पार्टियों में और लश्कर में तो फ़र्क होता है। जी दुरुस्त कहा आपने जनरल साहब। यही सवाल आपसे है कि
फारूक सत्तार साहब ने डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट को एड्रेस किया, और जब हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, हम फौज एजेंसियों की बात करते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट की बात करते हैं, फिर सेनेट ने कहा कल मुत्तफिका करारदाद आई कि खारजा पॉलिसी और सिक्योरिटी का निगरान पार्लियामेंट को बनाया जाए। ये सिनेरियो एमर्ज क्या हो रहा है आपके सामने? नहीं, पहले तो ये बात कर लें कि जो सेनेट में बात हुई कि इसमें क्या शक है कि पार्लियामेंट को और हुकूमत को, जो कि पार्लियामेंट की वजह से होती है, उन्हीं को इसका इंचार्ज होना चाहिए। लेकिन उनके बयान से ऐसे लगता है कि जैसे वो इंचार्ज नहीं है। तो इसको क्लैरिफाई करें कि भाई वो कौन से शोबे हैं, कौन करे क्लैरिफाई? खुद ही करें। जो ये कह रहे हैं कि उनको होना चाहिए का मतलब ये है कि हम इंचार्ज नहीं है। ये जो कमेटीज हैं, दुरुस्त कह रहे हैं आप, दुरुस्त कह रहे हैं। जितनी कमेटीज हैं जो कि सेनेट की कमेटीज होती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, उनका क्या मकसद है? वो आती हैं, वो बुलाती हैं, पॉलिसीज उनसे पूछताछ होती है, सवाल जवाब होता है, बड़ी उनकी ग्रिलिंग होती है, उसके बाद वो अपना पेश करती हैं, रिपोर्ट पेश करती हैं। तो एक तरीका कार है जिसको मैं इतना नहीं जानता, साहब ज़रा मेरे दाएं बाएं जो लोग बैठे हैं ज़्यादा जानते हैं। जहाँ तक MQM का ताल्लुक है, देखिए पहली बात तो ये है कि MQM का आम वर्कर, MQM के जितने मेंबर्स, वो उतने ही मुहब्बे वतन है, मैं समझता हूँ, जितने के बाकी लोग हैं, बाकी पार्टियां हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब उनके लीडर अल्ताफ हुसैन ने अपने आप को बिल्कुल क्लियर कर दिया, उनके बारे में तो किसी की दूसरी राय मेरा ख्याल नहीं होगी कि वो क्या उन्होंने कहा और क्या उनका मकसद अब नहीं होगी, ठीक है ना? बिल्कुल। ये जितने लोग बैठे हुए हैं MQM में इस वक्त, मैं ज़्यादा सियासी मेरा इतना शऊर नहीं है, लेकिन जितने लोग बैठे हुए हैं, क्या ये अल्ताफ हुसैन के नॉमिनी नहीं है? क्या ये इलेक्ट जो हुए अल्ताफ हुसैन की वजह से इलेक्ट नहीं हुए? तो इनके लिए ये है, अगर इन्होंने अभी अपना दिल तब्दील किया है, दिमाग तब्दील किया, जो कि हम मानते हैं फेस वैल्यू पे, तो इसका बेहतरीन तरीका ये कि सब के सब इस्तीफे दें। अगर हुकूमत गिरने का खदशा है तो थोड़े थोड़े करके इस्तीफे दें। दबाव बढ़ाने के लिए रिजाइन ना करें, बल्कि उस मैंडेट की वजह से। वो मैंडेट इनका रहा नहीं ना, अब इन्होंने चेंज कर लिया ना। वो जिस लीडर ने इनको मुंतखब कराया वो अभी इनसे अलग हो गया, इन्होंने खुद अलग कर दिया। तो भाई ये तो नहीं हो सकता कि उसका मीठा मीठा खाएं और कड़वा कड़वा थूकें। ये रिजाइन करें, दोबारा इलेक्शन लड़ें, और हुकूमत से ये सदा की जा सकती है, बाकी पार्टियां मिलकर कह सकती हैं भी इनको आप मदद करें दोबारा इलेक्ट होने में किसी और बैनर के अंडर, ताकि ये अपना नया मैंडेट लेकर आए। लेकिन ये किसी सूरत में मुमकिन नहीं है कि जिस शख्स ने इनको इलेक्ट कराया, जिसकी वजह से इलेक्ट हुए, जब उसको अलग कर दिया तो खुद बैठ के जो ना बैठे रहे। मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है। एम्बेसडर साहब, नेटो का असला था या रशियन मेड असला था? अफगानिस्तान से आया था या अफगानिस्तान के लिए लाया गया था? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कोई चेक एंड बैलेंस मुल्क में नहीं है क्या कि इतना डंप्ड असला आ जाए, पड़ा रहे, घर के अंदर पड़ा रहे? और इंटरनेशनली जब पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर से ये विजुअल गए कि इस तरह का असला है, तो मैसेज क्या गया बाहर? खैर, ये तो बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हमारे मुल्क के अंदर, जो कि हमारा बिज़नेस सेंटर है कराची, जो कि पाकिस्तान का एक नर्व है, लाइफ लाइन है, उसके अंदर इतना बड़ा असला कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, और हमारे एजेंसीज़ को पता तक नहीं चला। तो ये तो एक बड़ी अफसोसनाक बात है और लम्हे फ़िक्रिया है। यकीनन इसका जो मैसेज गया है, इट रिफ्लेक्ट्स द इनएफिशिएंसी ऑफ आवर इंटेलिजेंस अथॉरिटीज़ ऑफ दैट टाइम। लेकिन अब जो कुछ हो गया है, कहता है कि देर है दुरुस्त है, जो कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशाइंद है। और हमें आइंदा के लिए, हमें हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को भी इन चीज़ों का, ख़ास कर ये इतने बड़े ज़ख़ीरे असले का, इसका ख़ास तौर पर ज़रा ज़्यादा चेकिंग करना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में चेकिंग नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। वो नाके खड़े होते हैं, वो ऐसे देखते हैं जैसे उनको कोई वो होती है। चाहिए कि हर शहर के अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले रास्ते पे ऐसे स्कैनर्स लगे हों, और वहाँ ऐसी तलाशी हो कि गाड़ी का हर एक आदमी को उतार के चेक किया जाए। चूँकि हालात ऐसे हैं, और कोई इसको बुरा भी नहीं माने, तो हमें ज़रा थोड़ा सा अपनी एफ़र्ट्स और भी ज़्यादा करनी होंगी, ताकि इस किस्म के जो वाक़यात हैं ये आइंदा के लिए ना हों। मैं एक और बात भी ऐड करूँगा MQM के बारे में। जनरल साहब से मैं थोड़ा सा ज़रा इख्तिलाफ़ करूँगा, चूँकि अब इस वक्त के पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बड़ी गंभीर किस्म के हालात हैं। आप तो कभी रहे भी हैं ना?
جی میں آپ برہم بھی MQM ہوں کے اور ساتھ میں رہے ہیں نا نے کبھی؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ریزائن بھی اسی وجہ سے دیا تھا کہ میرا الطاف کے ساتھ یہ ایگریمنٹ تھا کہ آپ پاکستان کے انٹیگریٹی کے اگینسٹ بات نہیں کریں گے، اور جس دن آپ کریں گے تو میں اسی دن آپ کو چھوڑ جاؤں گا. اور آپ نے چھوڑ بھی دیا. اور میں نے چھوڑ بھی دیا اور باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد مجھے بہت سے آفر بھی ہو گئے کہ ہم آپ کو سینیٹر بنائیں گے. الطاف نے خود 50 دفعہ فون کیا ہے لیکن میں نے انکار کر دیا، اس لیے کہ ایک آدمی کو جب میں سمجھ گیا کہ یہ پاکستان کا وفادار نہیں ہے تو اس کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا، خواہ کوئی بھی ہو. تو MQM کا لیکن اب موجودہ حالات جو ہیں، دیکھو انسان بہت بڑی گناہیں کر لیتا ہے لیکن ایک دفعہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ پاک معاف کر لیتا ہے. فاروق ستار یا MQM پاکستان نے اب اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا ہے، الطاف سے دور ہو گئے. الطاف سے دور. اور میں اس سے بھی اتفاق نہیں کروں گا کہ الطاف کی وجہ سے ان کو ووٹ ملے. نہیں، یہ MQM کا جوائنٹ ایفرٹس تھا، صرف الطاف کا نہیں تھا، بلکہ وہاں جتنی بھی کارندے تھے، فاروق ستار تھا یا جتنی بھی باقی رہنمات MQM کے، ہر ایک کا اپنا اپنا ایفرٹ تھا جس کی وجہ سے ان کو ووٹ ملے ہیں. تو یہ کوئی الطاف کی باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے مل گئے ہیں. ان کو ووٹ اسی وجہ سے ملے ہیں کہ وہ مہاجروں کو سمجھتے ہیں کہ وہ مہاجروں کے پروٹیکٹر ہیں، اور مہاجروں کو انہوں نے ایک آئیڈینٹیٹی دی ہوئی ہے. مہاجروں کو اصل میں دیوار سے لگایا گیا تھا، جس کی وجہ سے جب بھی کوئی آپ دیوار سے لگائیں گے، فرسٹریشن زیادہ ہوگی تو وہ پھر بغاوت پہ اتر آتے ہیں اور پھر آپ کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. تو ہم نے خود ان کو یہ موقع دیا کہ ہم نے کوٹا سسٹم سندھ میں ایسا کر دیا کہ جو بھی نوکری ہوتی ہے سندھ رورل کو ملتی ہے، اور کراچی کو یا حیدرآباد کو یا سندھ اربن جو ہے وہ بالکل ڈپرائیوڈ ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے جب جہاں بھی فرسٹریشن ہوگی تو وہاں تو اس قسم کے بنیادی چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ عوام کا ہے جو ابھی عوام MQM کا ہے، اور پاکستان اس کے کو پاس ہے. تسلیم کیا جانا چاہیے، اور ان کے اگینسٹ ان پہ ذرا تھوڑا سا چونکہ حالات ہمارے ہلکا ہاتھ رکھا جائے تاکہ حالات بہتر ہو جائیں. اس کے بعد جو ہے نا وہ بھی ادھر ہیں، فریش الیکشن آئے گا، مینڈیٹ کا پتہ چل جائے گا. مولانا صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اتنا بڑا اسلحہ کا ذخیرہ نکلا، ظاہر ہے اس ملک میں دہشت گردی بھی ہوتی رہی ہے، دہشت گرد ہیں اس ملک میں. کھٹک صاحب نے درست کہا کہ مینڈیٹ تو عوام کا ہوتا ہے، شہریوں کا ہوتا ہے، لشکر نہیں ہوتے، سیاسی ورکرز ہوتے ہیں. بٹ جب بھی یہاں دہشت گردی کی بات ہو، اسلحے کی بات ہو، تو فوکس تنظیموں پہ آتا ہے، مذہبی تنظیم، جہادی تنظیمیں کہہ دیں، کالا دم تنظیمیں کہہ دیں. جب آپ لوگ اس طرح کا اسلحہ دیکھتے ہیں، اتنے بڑی کھیپ دیکھتے ہیں، کمرے کے کمرے بھرے ہوتے ہیں، فوکس تو آپ لوگوں پہ رہتا ہے، اسلحہ ادھر سے نکل آتا ہے. آپ لوگ کیا سوچتے ہیں پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کو حج کی مبارکباد دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر کی زیارت نصیب کرائی ہے. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا محترم. اگر یہی چیز، یہی ہتھیار کسی مدرسے سے برآمد ہوتے، کسی دینی تنظیم کے ہاں برآمد ہوتے، تو نہ تو آپ کا یہ میڈیا معاف کرتا، نہ ہماری یہ سیاسی جماعتیں وہ ہو دیکھو جی یہ دینی جماعتیں. اب بھی تو ہم بات کر رہے ہیں اور اسی پہ بات کر رہا ہوں. بلا امتیاز لیکن بات افسوس کر کی رہے ہیں. بات یہ ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ دہشت گردی ہو، اسلحہ ہو، یا کسی بھی حوالے سے کوئی ملک میں امن و امان کی بات ہو، تو اس میں کسی قسم کا فرق نہ کیا جائے، نہ سیاسی سے فرق کیا جائے، نہ مذہبی، نہ جہادی. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے سیاسی تحریک کے پاس اتنے بڑے ذخائر، اتنے بڑے اسلحہ، کوئی چھوٹی سی چیز ہے، یہ تو ملک کی تباہی اور بربادی کے لیے جو ہے اتنا بڑا سامان جنگ کی جا سکتی، جنگ کا سامان نکلا جنگ کی تو جا اب سکتی. بات یہ ہے کہ جب ہماری مقدس جمہوریت اور سیاست آ جاتی ہے تو اس کی آڑ میں سیاسی جماعتیں تو نکل جاتی ہیں، لیکن کیونکہ مذہبی جماعتوں کے پاس سیاسی سسٹم جو ہے وہ کمزور ہے تو وہ اس کی زد میں آتی ہے. تو میری رائے یہ ہے کہ اس ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، اس میں کسی قسم کا فرق نہ کیا جائے. جس کے پاس بھی کسی قسم کی ملک امن کے حوالے سے بات ہے تو قانون کے حوالے سے سب برابر ہونے چاہیے، کسی کو چھوٹ نہیں ہونی چاہیے، نہ کسی مدرسے کو چھوٹ ہونی چاہیے اگر وہاں اسلحہ برآمد ہے. لیکن اگر یہی ہتھیار کسی سیاسی پارٹی کے پاس ہوتے ہیں تو پھر اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو معاف نہ کیا جائے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر تو قانون نہ ہوا.
फिर तो वही कानून हुआ कि बड़ा जुर्म कर दे तो क्योंकि उसके ऊपर तरस आ जाता है, और अगर कोई छोटा जुर्म कर दे तो गुस्सा उतरता नहीं है। तो जब तक हम इस पॉलिसी से बाहर नहीं आएंगे, मैं नहीं समझता हूं कि हमारे मुल्क के अंदर जो जी है जी, वो अमन बुनियादी मानता है। चीज तो यही है ना कि कानून का बराबर नफाज हो। ब्रेक का वक्त हुआ है नाजरीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुल्क को इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी से पाक करने के लिए जो इकदामात लिए गए हैं, जाहिर है नेशनल एक्शन प्लान उसी की अक्कासी करता है। अब गुज़श्ता हफ्ते जो मीटिंग्स हुई उनमें क्या फैसले किए गए और कितने वो फिजिबल हैं, काबिल अमल हैं, इस मुअज़्ज़ज़ पैनल से बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव देख रहे हैं और हम बातचीत कर रहे हैं नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद, मुल्क को दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी से पाक करने के लिए। खटक साहब, आप भी जानते हैं जब ये नेशनल एक्शन प्लान का इजलास हुआ उसमें बाकायदा एक प्लान रखा गया। कालादम तंजीमों की अगर बात की जाए तो कहा गया कि जी इनको गैर मुसल्लह किया जाएगा, माली इमदाद के सोर्सेज बंद किए जाएंगे, इनको फिर एक कौमी सियासी धारे में लाया जाएगा, फलाई कामों की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। किसी ने कहा कि जी ये तो अब उनको लेजिटिमाइज किया जा रहा है। आपकी क्या राय है? गुजारिश ये है कि प्लान हम बड़े बनाते रहे हैं लेकिन अमल दरामद होता नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ये घड़ी महशर की है, तू अरसा महशर में है, पेश कर गाफिल अमल कोई अगर दफ्तर में है। गुजारिश ये कि देखें, जनरल मुशर्रफ ने कहा कि इनलाइटेंड मॉडरेशन, मोतदिल रोशन ख्याली, लेकिन इंतहा पसंदी यहाँ पलती रही, बढ़ती रही, मिलिटेंसी यहाँ बढ़ती रही। और हमें पता है यानी हमारे कबायली इलाके 10 साल तक तकरीबन दहशतगर्दों के कंट्रोल में रहे जी। तो असल में ये है कि जब तक हम अमल नहीं करेंगे, मुझे शक है कि कहीं ऐसे ना हो कि ये नेशनल एक्शन प्लान भी दोबारा मुतदिल इत्तेजाद पसंदी की तरह कोई चीज़ न बन जाए, Enlightened moderation के उसके नीचे जो है वो दूसरी कार्रवाई जा रही है, तो अमल से होगी। मैं समझता हूँ कि प्लानों का वक्त गुजर गया, बहुत प्लान हो गए हैं। ये कि अमन नहीं, हमारी अगर रियासती पॉलिसियाँ दुरुस्त होनी चाहिए। सपोज करते हैं कि इस प्लान पे अमल दरामद होगा, जनरल नासिर जंजुआ साहब सब मानते हैं कि वो डिलीवर करने वाले आदमी हैं, अगर वाकई प्लान बनता है और उस पे अमल दरामद होता है जिस तरह से टाइम फ्रेम भी अब सेट किया गया है, मुझे नजर नहीं आ रहा। देखें ना, असल में अहम सवालात हैं। हमारे एडवाइज़र फॉरेन अफेयर्स ने फॉर्मली कहा कि अफगान तालिबान की क़यादत पाकिस्तान में बैठी हुई है। अफगान कह रहे हैं, और ये बात यकीन करने की है कि यहाँ से ऐसे लोग मौजूद हैं जो वहाँ लड़ाई करवा रहे हैं। इसी तरह से दूसरी चीज़ें, अभी हमारे यहाँ पंजाब में कार्रवाइयों की बात हुई थी, कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी अब देखें ना, ये भी सवाल है कि फाटा में आप बमबारी कर लेते हैं F-16 जहाज़ भेज के, टैंक आप भिजवा देते हैं, और यहाँ आप वो जो नॉर्मल वो एक्शन है जो शहरों में हो सकता है वो आप नहीं करने के लिए तैयार नहीं। देखिए, ये सवालात हैं, इन सवालात के जवाब दिए बगैर ऐसे कहना कि सब कुछ बदल गया और सिर्फ क्योंकि हमने चूंकि एक प्लान का ऐलान कर दिया है, तो मैं समझता हूँ कि अमल दरामद नहीं हो सका। और उस पर अभी भी यानी ये मीटिंगें हुई हैं, हर दफ़ा मीटिंग होती है, कहते हैं कि और कमेटी बन गई है, कितनी कमेटियां बनी हैं, लेकिन सवाल तो यह कि किस कमेटी ने कितना अमल दरामद ही असल काम है। काम जनरल साहब, इसी का एक और एंगल है, हम कामयाब हो जाते हैं, हम अमल दरामद भी कर लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं, उन लोगों को सियासी धारे में ले आते हैं। लोग तो वही हैं, फेसेस वही हैं जिन पर आलमी पाबंदियां लगी हैं, जो यूएन की लिस्ट में हैं। फिर क्या सिनेरियो बनेगा? देखें, जो तो यूएन की लिस्ट है वो तो एक क्रेडिबल लिस्ट है, लेकिन जो बाकी लोग कह रहे हैं वो कोई इंडिविजुअल कंट्री को तो हम मानते भी नहीं हैं। एक असल बात ये है कि देखें, दो बातें मैं करना चाहूँगा। एक तो ये कि अमल दरामद तब होता है जब अमल दरामद के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो। देखें, एक आइडिया होता है, आप प्लान बनाते हैं, फिर उस प्लान की एग्जीक्यूशन के लिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो ये काम कर सके। मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि फौज में जब कोई अफसर ये कहता है कि सुबह इसका घास कटा होना चाहिए, तो उसको पता है कि वो इतने बंदे डिटेल करेगा, साथ घास की मशीन देगा, उनके खाने का इंतजाम करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कराची में डिलीवर किया है रेंजर ने, हम सब एग्री कर रहे हैं, कराची में डिलीवर किया है। मैं ये नहीं करना चाहता कि मुवाजना किया जाए। मैं ये कह रहा हूँ जो भी काम आपने करना हो, जो भी आपका नीयत हो, वो उस तक अभी बार बार ये दोहराना कि जी क्यों नहीं हो रहा और गुस्से होना कि जी होना चाहिए, अभी इतना लेट हो गया, अभी पता तो करो ये क्यों हो नहीं रहा।
یہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ آپ کا کرنے والا انفراسٹرکچر نہیں ہے. آپ نے کس کو حکم دیا اور کس کو ذمہ دار بنایا اور اس نے کب آپ کو رپورٹ کرنا ہے, اور اگر وہ کامیاب نہیں ہوا تو آپ نے اس کے اوپر کیا ایکشن لیا. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جو آپ لوگوں کی بات کر رہے ہیں, ہمارے لوگ جو متنفر ہیں یا جو مس گائیڈڈ ہیں, یہ اس وقت تک ایسا ہی رہیں گے جب تک آپ معاشی اور معاشرتی انصاف نہیں پیدا کریں گے, جب تک آپ لوگوں میں تعلیم نہیں لے کر آئیں گے, جب تک آپ ان کو اکنامک اپرچونٹیز نہیں دیں گے. تو جب ان کے لیے کوئی آپ یہ سہولیات ہی فراہم نہیں کریں گے تو گھاس پھوس کو کاٹنے سے تو کام نہیں بنتا, اس کے بیج اکھاڑنے ہوں گے. تو ہمیں ڈپلومیسی کے میدان میں باہر سے دشمنیاں کم کرنی ہوں گی, لیکن بہت سا کام اندر کرنے والا بھی ہے, جس میں یہ میں نے چند ایک باتیں بتائی ہیں. اور اب بھی میں کہوں گا کہ ہمارے پاس وہ انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے جو کہ اس نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کر سکے. وہ پیدا کر کے لائیں تب یہ امپلیمنٹ ہوگا. جب آپ کہتے ہیں انفراسٹرکچر نہیں ہے, آپ کی کیا مراد ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کام جب آپ کسی کو کام دیتے ہیں نا, آپ کا کام کرنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ یا تو کام دیں گے فوج کو, ہم تو سیکیورٹی اداروں کی طرف دیکھتے ہیں نا. سیکیورٹی اداروں کی آگے لیئرز ہیں نا. سیکیورٹی ادارے کے رینجرز, پولیس, ایلیٹ فورس اور یہ باقی جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, آئی ایس آئی سے لے کے ایم آئی تک, پھر آپ کے ایف آئی اور اس میں جب تک آپ ایک مربوط نظام نہیں بناتے, ابھی تک تو جھگڑے ہی ہوتے رہتے ہیں کہ کون کس کے انڈر ہے. بھئی اس جھگڑے کو ختم کرو, جو بھی اچھی آرگنائزیشن ہے باقی آرگنائزیشن اس کے ساتھ ملا دیں, ان کو کہیں جی آپ ان کو ذمہ داری بنا دیں. اور یہ ایک اور میرا خیال فیکٹر ہے, جب تک وہ اس پر ہم قابو نہیں پائیں گے یہ پرابلم رہے گا. یہ جو انٹرنل چپکلش ہے, یہ جو انٹرنل ٹینشن ہے مختلف, چاہے انسٹیٹیوٹ, بھئی سب کو پتا ہے کہ کون کس کو کون ذمہ دار ہے, کس کی حکومت ہونی چاہیے, کس کی بات مانی جانی چاہیے. یہ ختم کریں. اور یہ جو اس میں نکھار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے وہ ڈان کی بات آپ کر رہے تھے, اس قسم کی باتیں ختم ہونی چاہیے. ہم ایک یکجہتی کے ساتھ تمام انسٹیٹیوشن جب تک کام نہیں کریں گے یہ کام بہت مشکل ہے. ایمبیسڈر صاحب, اسی چیز کا ایک اور اینگل بھی ہے. مثلا فوج ہماری طالبان کے خلاف لڑ رہی ہے, 2 لاکھ فوجی ہم نے افغان بارڈر پہ لگا دیے, ایسٹرن بارڈر پر اور فوج کھڑی ہے. اگر ہم ان تنظیموں پہ ٹیک آن کریں گے تو پھر تو اور آگ لگائیں گے آپ اپنے گھر میں. تو اس تناظر میں یہ بہتر نہیں ہے کہ ان کو غیر مسلح کیا جائے, سیاسی دھارے میں لانے کی کوشش کی جائے, ان کو فلاحی کاموں پہ لگایا جائے باقاعدہ طور پر ایک پلان کے تحت؟ سب سے اہم بات تو گھر کو ٹھیک کرنا ہے نا, کہ گھر میں کہیں آگ نہ لگے مزید. پراچا صاحب, سچی بات یہ ہے کہ جب تک آپ انہی لوگوں کو غیر مسلح نہیں کریں گے, جب تک ان کے خلاف جو نیشنل ایکشن پروگرام کا اسپرٹ ہے اس کے مطابق ان کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے, تو اس وقت تک تو پورا امن ملک میں آنا بڑا مشکل ہے. یہ ایک خواب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ہمارے فوجی رینجرز ماشاءاللہ اللہ جنرل رحیل شریف کا اور اس کے جتنی بھی کولیگز ہیں یا رینجرز ہیں, جنہوں نے ہمیں بہت سکون بخش دیا, سارے قبائلی علاقے کو اب انہوں نے اتنا سکون بخش دیا, اللہ ان کی عمر میں برکت ڈالے اور بھی ان کو کامیابیاں نصیب کریں. جب تک آپ کا جوڈیشل سسٹم, آپ فوجی پکڑ لیتا ہے, رینجر پکڑ لیتا ہے, ایک دہشت گرد ہے, اس کے ساتھ بم بھی ہیں, اس کے ساتھ خودکش جیکٹ بھی ہیں, تیسرے دن وہ بری ہو کے نکل جاتا ہے. تو جیسے خٹک صاحب نے کہا کہ جب تک آپ عمل نہیں کریں گے, دہشت گرد ہوتا ہے, اس کو تو سر ہی سے جب پکڑا جائے تو اس کو تو سیدھا ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے, اور اٹ شوڈ ناٹ ٹیک ایئرز اینڈ منتھس, اٹ شوڈ ٹیک اونلی فیو ڈیز, اور ان کا معاملہ ختم کرنا چاہیے. اس لیے کہ دے شوڈ بی میڈ اے لیسن فار ادرس, کہ اگر آپ دہشت گردی میں ہوں گے تو یو ول بی پنشڈ. تو جب تک اگر ہم یہی بات ان کو بتائیں گے کہ جی ہم آپ کو پھر قومی دائرے میں لائیں گے, وہ پہلے را سے پیسے لیں گے, پھر دوسری ایجنسی سے پیسے لیں گے, این ڈی ایس کے اس پہ ہوں گے یا خاد پہ ہوں گے, آپ کا یہ سنتے رہتے ہیں کہ آپ کوئی کا یہ راک کا نیشنل ایجنٹ ہے, ایکشن کوئی کسی کا پلان جو ہے نا, یہ کمپلیٹلی ختم ہو جائے گا. ڈیول از آلویز اے ڈیول, اور ڈیول کو اسی طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے. اگر آپ نے ملک میں دہشت گردی ختم کرنی ہے تو اسپیڈی جسٹس ہونی چاہیے, اینڈ اسپیشلی فار دی ٹیررسٹ.
अब जिनके तो अब साथ मिलिट्री कोर्ट से तो सजा मिल रही है, बहुत सारे मिलिट्री लोगों को कोर्ट ने लटकाया भी गया बहुत है। लंबा मामला शुरू कर दिया है। इट इज टेकिंग नाउ ईयर्स। और वो खत्म भी होने वाली, सनसेट क्लास खत्म हो जाएगी अगले साल ये के तो शुरू में। अगर यही हाल रहा तो ये दहशतगर्द जो है ना, अब ये कोई जेल तोड़ देगा, वो वहां से भाग जाएंगे, कोई और बाहर में इस्तेमाल कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि जितना जल्दी जो भी दहशतगर्दी में मुलव्वस भी हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज पार्टी एफिलिएशन, ऑफ हिज पर्सन, ऑफ हिज स्टेटस, सीधा सीधा उनको एग्जीक्यूट करना चाहिए ताकि दे शुड बी मेड एग्जाम्पल्स फॉर अदर्स। फॉर अदर्स। मौलाना साहब आपकी तरफ आऊंगा, यही सवाल बुनियादी यही है। हम कर लेते हैं, सियासी धारे में लेने की कोशिश करते हैं, हम फलाई कामों में, बट जिस तरबियत से वो गुजरे हैं, जिस ट्रेनिंग से वो गुजरे हैं, जो एक सोच डेवलप हो गई है जिसे माइंड सेट कहते हैं हमारे दानिश्वर बैठकर, क्या वो और नारों की बजाय सियासी नारों पे आ जाएंगे जिनके 15, 20, 30 साल इसी काम पे लग गए? मोहतरम, पहली बात तो ये है कि हमारी मर्ज क्या है, हमारी बीमारी क्या है, हमारे अमन को ख़तरा कहाँ से लहक है। हमें ख़तरात जो इस वक्त पेश आए हैं, मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी हुई है, मुल्क के अंदर जो तकरीब कारी हुई है, उसका मरकज़ कहाँ है। अगर आप देखें तो इसके सारे ताने बाने काबल जाते हैं। फजलुल्लाह जो इस वक्त तालिबान का सरबराह है, वो कहाँ बैठा हुआ है? वो काबल में बैठा हुआ है। वहीं से ये जिम्मेदारियां कबूल करते हैं, वहीं से लोग आते हैं। तखरीब कारी दहशतगर्दी तो हो रही है बाहर से, यानी होना तो ये चाहिए था कि इंटरनेशनल एक्शन प्लान जो है, हमारा नेशनल प्लान है। मुल्क के अंदर तो ऑलरेडी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं। मैं नहीं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर कोई मुसल्लह तंजीम जो है मौजूद है और उनको हम ऐलान करें कि तुम हथियार जो है वो डाल दो। अगर ऐसा है तो हथियार ना डाला जाए, उनको उन हथियारों की सजा दी जाए। इसलिए कि पाकिस्तान में अगर गैर कानूनी कोई असलहा किसी के पास है तो उसको तो कानूनी तौर पर होना चाहिए। ये हमारी सियासतदानों की इस्तिलाहत है। गैर मुसल्लह किया जाए, कौन सी तंजीम है कि जो पाकिस्तान के अंदर असलहा लेके घूमती है और हमारे इदारे उनके ऊपर हाथ नहीं डालते। पहली तो बात यह है कि हमारे अंदर जो मामलात हैं, मुश्किलात हैं, उसके दुश्मन बैठे हुए हैं हमारी बॉर्डर के ऊपर या फिर हमारी कबैल की पट्टी के अंदर है, जिनको हमारे एक्शन अपना जनरल रहील शरीफ साहब ने जो ऑपरेशन किया और उस हवाले से उनको धकेला और वो वहाँ से उठकर खोस चले गए हैं। वो कुछ गजनी की तरफ चले गए हैं, कुछ कुनड़ चले गए हैं। फजलुल्लाह जो है वो उधर अफगानिस्तान की तरफ चला गया है। अब ये है कि हम जब बैरूनी सफ़र करते हैं और अमेरिका और दुनिया प्रेशर डालती है कि जी देखो जी पाकिस्तान से, भाई बैठे तो तुम्हारे पास है, आप उनको हमारे हवाले करो, उनको हमारे हवाले करो। हम उनसे पूछें कि जो हमारे लोगों को तरबियत देकर पाकिस्तान को भेज रहे हैं, जहाँ तक अंदरूनी मुल्क ऑपरेशन का ताल्लुक है, हम साथ हैं। माशाल्लाह जंजुआ साहब अभी आए हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत बासलाहियत आदमी हैं और हमारे जनरल रहील साहब ने जो मुल्क के अंदर कोई कहीं किसी कोने में भी होगा, आप तो तंजीमों की बात करते हैं जो मर्जी है। अब ये असलहा के बड़े बड़े डैम उन्होंने कराची से निकाले हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इसकी भी तरबियत उनके पास मौजूद है कि वो किसी भी तंजीम के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन हम खाम खा यानी बैठा दुश्मन हमारा वो काबल के अंदर है और हम उसको तलाश कर रहे हैं कि जी इस्लामाबाद के अंदर ये जितने भी अभी जिनको फांसी पे लटकाया गया है, मुझे बताया जाए ये कहाँ से आए हैं। लाहौर में जो कार्रवाई हुई है, कुछ लोग पकड़े गए हैं, आप इंटरोगेशन उन लोगों से पूछो कि ये किन लोगों ने। इवन एपीएस वालों का भी बताया गया था कि आप कुछ कहना चाह रहे मैं थे। ये कह रहा हूं, तो ये क्लियर होना चाहिए कि इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी अलग अलग चीजें। इंतहा पसंदी एक सोच है और दहशत गर्दी एक अमल है। और एक बात जो आपकी गुफ्तगू से कहीं गलत इंप्रेशन ना जाए, क्योंकि आप बार बार तंजीमों का जिक्र कर रहे हैं, तो वो सारी मजहबी तंजीमें ना तो इंतहा पसंद हैं, ना वो सब दहशत गर्द हैं। नहीं, ये तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, नहीं किया जा उस कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में तो जो दहशत गर्द हैं, चाहे वो मजहबी तंजीमें हैं या कोई भी तंजीम है, जैसे सभी इस बात पे मुत्तफिक हैं, उनको करार वाकई सजा देनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं,
ایمبیسڈر صاحب کہ جب تک آپ کا جوڈیشل سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا، پروسیکیوشن ٹھیک نہیں ہوتی، آپ پکڑتے جائیں اس کے بعد اور وہ تھوڑی دیر رہا رکھتے ہوتے ہیں، جائیں گے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ ہم پلان بنا چکے ہیں 20 نکات کے 20 نکات پر عمل درآمد کے لیے ہر نکتے کا علیحدہ پلان بن چکا ہے، اور یہی بریفنگ دی گئی تھی. آؤٹ کم جو پریس ریلیز آیا اس میں یہی بتایا گیا تھا کہ ٹائم فریم بھی طے ہوا ہے. ذرا اسی چیز کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. خٹک صاحب، بات ہوئی کہ ہم پاکستان میں صفائی کر لیں، ہم کومنگ آپریشن کر لیں، ضرب عضب خیبر 1-2 کر لیں، لیکن ٹی ٹی پی تو وہاں پہ چھپی ہوئی ہے. ہاٹ پرسوٹ ہم کر نہیں سکتے ورنہ پریسیڈنٹ بنے گا، اس پریسیڈنٹ پہ لوگ ہمارے خلاف چڑھ دوڑیں گے. تو ہم کریں کیا پھر؟ دیکھیں، ہر مسئلے کا حل ہے. افغانستان میں لڑائی لڑنے والے یہاں نہیں بیٹھے اور پاکستان کے خلاف لڑائی لڑنے والے وہاں نہیں بیٹھے. یہ بالکل کلیئر ہے، سیدھی بات ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. دوسری بات ابھی تھوڑی سی عدلیہ کی بھی ہو رہی تھی. میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ 2014 تک کی، جب تک یہ آرمی پبلک اسکول کا واقعہ نہیں ہوا تھا، بہت سے لوگ یہ ہماری لڑائی نہیں ہے. ہم انہیں کہتے تھے کہ دیکھیں، سوات میں ان لوگوں نے جو جھنڈے اتارے وہ پاکستان کے جھنڈے تھے، اسکولوں سے اور تھانوں سے جو انہوں نے اتارے، اور ان کو شکست دینے کے بعد جو جھنڈے دوبارہ لہرائے گئے وہ پاکستان کے جھنڈے تھے، امریکہ کے تو نہیں تھے. لیکن بہت سے لوگ یہاں کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ تو ہماری لڑائی نہیں ہے. یہ 2014 سے پہلے کی بات میں کروں تو ہم نے اونرشپ اس جنگ کو نہیں دی، دہشت گردی کے خلاف جنگ کو نہیں دی، سیریسلی ہم نے نہیں لیا تھا. تو عدلیہ سے ہم یہ توقع رکھا کہ عدلیہ جا کے ان سے لڑائی دیکھیں نا، یہ تو سارے معاشرے کا فرض ہے. گزارش یہ ہے کہ جب ہم اپنے عمل میں یہ جو پھر کولڈ وار میں بہت ساری چیز ہوئی، دیکھیں نا، امریکہ یہاں آیا، روس کے خلاف ایک بڑی لڑائی ہوئی، ہمارے ہاں سے ہوئی. ابھی اس کے خلاف، اس کے بارے میں کتابیں چھپی ہیں، پوری معلومات ہیں. اس وقت بھی ہم تردید کرتے تھے کہ لڑائی یہاں سے نہیں ہو رہی، لیکن یہیں سے ہوئی تھی. تو اب گزارش ہے کہ ہم عمل میں جب ہم دکھائیں گے کہ ہم پاکستان کے اندر کسی ایسی تنظیم کے لیے، افراد کے لیے جگہ نہیں ہے جو قانون کے خلاف عمل کرتے ہیں، دہشت گردی میں حصہ لیتے ہیں پاکستان کے اندر یا دوسرے ملکوں میں، اور دوسرے ملکوں کو بھی ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان میں آ کے دہشت گردی کرے. لیکن یہ دو طرفہ عمل ہوگا، باہمی اعتماد ہوگا. جنرل صاحب، اگر انٹرنیشنل کنسرن دیکھا جائے تو اب یہ سارا پروو ہو چکا ہے. دنیا بھر کا جو وانٹڈ ٹیررسٹ تھا وہ یہاں سے نکلا. بالی بلاسٹ کا، جس میں آسٹریلین مرے تھے، انڈونیشین مرے تھے. عمر پھاٹک کہاں سے پکڑا گیا تھا؟ ایبٹ آباد سے پکڑا گیا تھا. ازبیک کمانڈر یہاں طاہر یلدوف یہاں مارا گیا تھا. ملا اختر منصور یہاں مارا گیا. میں داؤد ابراہیم کی بات نہیں کرتا. او بی ایل ہم کہتے رہے واٹ ایف الٹیمیٹلی تو یہاں پکڑا گیا. کنسرن تو پھر دنیا کا بنتا ہے نا. ہاں نہیں بنتا ہے، اور لیکن یہ کہ آج کے حالات میں اور پچھلے 5-10 سال کے حالات میں بہت فرق ہے. آج فرق ہے، یہ ایگری. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ہم 3 جہتوں پہ کام، 3 علاقوں میں کام نہیں کریں گے، یہ کام مکمل ہونے کا نہیں ہے. 2 حکومت کے ذمے ہیں اور 1 حکومت ہی کے ذمے ہے، لیکن وہ فوج کے ذمہ داری میں آتا ہے. حکومت نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے، اپنی پولیٹیکل ایکومنٹ کے ذریعے دشمنیاں کم کرنی ہیں، بات کرنی ہے ہمسایوں کے ساتھ، دور کے ملکوں کے جیسے ساتھ، خٹک صاحب جیسے کہ جن لوگوں کی انفلوئنس ہے ان کے ساتھ بات کرنی ہے. اندر حکومت نے یہ کام کرنا ہے کہ جو عوامل ہیں جس کی وجہ سے دہشت گردی اور انتہا پسندی جنم لیتی ہے ان کو دور کریں، جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ فوج نے اور رینجر نے وہ کام کرنا ہے جو لوگ ہتھیار اٹھا لیں اور ان کا اور کوئی حل نہ ہو تو ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے. تو یہ صرف لڑائی بڑھائی کا کام نہیں ہے، یہ کام پولیٹیکل بھی ہے، یہ کام اکنامک بھی ہے، یہ کام ملٹری بھی ہے، اور یہ کمپریہنسو ہے اور اس کو مل جل کر کیا جا سکتا ہے. ایمبیسڈر صاحب، یہ جو بات کر رہے ہیں اس میں ظاہر ہے مدارس کی بھی ایک نیشنل ایکشن پلان میں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سماجی معاشی حالات کا حصہ ہیں، زندگی کا حصہ ہیں. اب نیشنل ایکشن پلان میں ہے کہ جی ان کو ٹیچر دیں گے، ہم ان کا سلیبس بنائیں گے. یہ بھی فیزیبل ہے؟ ایکسیپٹنس ہوگی پھر؟ یقینی بات ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان کا، جیسے کہ خٹک صاحب نے شروع ہی میں کہا کہ پلان تو ہمارے بہت بنتے ہیں اور بہت اچھے بنتے ہیں، لیکن ان کی پھر ایگزیکیوشن نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے پھر پرابلمز پیدا ہو جاتے ہیں. یقینی بات ہے کہ سارے مدارس دہشت گرد نہیں ہیں، سرٹنلی ہم سے زیادہ محب وطن ہیں. بعض لوگ کی وجہ سے مدرسوں میں پڑھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں. وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے بنسبت ایک جاہل آدمی کے. اس کو اگر دینی تعلیم مل جاتی ہے تو اس میں بہت زیادہ سوجھ بوجھ آ جاتی ہے. پھر تو اچھی بات ہے اگر ٹیچر دے دیے جائیں،
अच्छे मज़ामीन ऐड कर दिए जाएं, बोर्ड कोई हो उनका, उनके इम्तिहानात हो, मेन स्ट्रीम में आए, फिर तो अच्छी बात है। यकीनी बात है, उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए और ये तअस्सुर हमारा ख़त्म होना चाहिए कि हम जब भी मदारिस का नाम आता है तो हमारे कान कड़े हो जाते हैं। ये ऐसी बात नहीं है, उनको अपने आप मेन स्ट्रीम में लाएं और उनको सारी फैसिलिटीज़ दे दें और उनको ओन करें, तो तब जाके आपका नेशनल एक्शन प्रोग्राम जो है कंप्लीट होगा, आगे बढ़ेगा। हाँ जी। मौलाना साहब, अगर यही सवाल आपसे किया जाए, मसलन और एक सर मैं गुजारिश करूंगा, जैसे जनरल साहब ने कहा कि हमें जो इस वक्त के जो हालात हैं, हमें बहुत सख्त एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव करना चाहिए। एग्रीड, इसकी तो बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। मसलन अफगानिस्तान ने स्टैब किया, उन्होंने सार्क में आने से इनकार किया, उसके बाद हमने कहा, फैसला हुआ कि ताल्लुकात बढ़ाएंगे, $500 मिलियन का भी। पहले जब डॉक्टर अशरफ गनी वो कह रहे थे, उस वक्त हम भी जरा इधर उधर देख रहे थे। मौलाना साहब, अगर मदारिस फॉरेन मिनिस्टर जरूर बनना चाहिए, इसलिए कि अब इस वक्त जो है ना, आपके फॉरेन ऑफिस को जो चलाने वाले हैं वो सिवाय खुशामद घरों के और कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं मौलाना साहब, टाइम कम है। रजिस्ट्रेशन की बात होती है, वाकई अगर टीचर्स आएंगे उसमें मज़ामीन और आएंगे वो ठीक होगा, बट रजिस्ट्रेशन अभी भी, मसलन कल कौमी असम्बली को रिटर्न में बताया गया कि इस्लामाबाद में 354 मदारिस हैं, उनमें सिर्फ 175 रजिस्टर्ड हैं, 179 रजिस्टर्ड ही नहीं है। क्या वजह है, क्यों नहीं रजिस्टर हो रहे? मसलन जो गैर रजिस्टर होगा उसका तो मतलब ये होगा कि कौन रहता है रियासत को नहीं पता, कितने लोग रहते हैं रियासत को नहीं पता, कौन कहां से आया रियासत को नहीं पता। क्यों नहीं हो रही रजिस्ट्रेशन? मोहतरम, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने मदारिस हैं, 3 मसलक हैं, जमात इस्लामी है, उलमा देवबंद है, बरेली मकतब फ़िक्र है, अहले हदीस हैं, सब के जो है अपने वफाक बने हुए हैं और इन वफाक की एक ऑर्गेनाइज है, जैसे वफाकुल मदारिस है, तो ये हुकूमत के साथ इनकी बातचीत चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई भी मदरसा है जिसने इनकार नहीं किया है कि जी हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, सारे के सारे तैयार हैं। तो हो क्यों नहीं रही फिर? अगर इनकार नहीं किया तो हो क्यों नहीं रही? नहीं, ये तो हुकूमत से पूछा जाए। मदरसों का तो इसके अंदर कोई कसूर नहीं है, हुकूमत से ये सवाल किया जाए कि आखिर क्या वजह है कि मदारिस वाले तो तैयार हैं, आप क्यों नहीं जो है वो इनकी रजिस्ट्रेशन करते। एक दूसरी बात यह है, जैसे कि एम्बेसडर साहब ने बताया कि मदारिस का जहाँ तक ताल्लुक है दहशतगर्दी के साथ या मुल्क में अमन अमान के हवाले से, मैं बड़े दावे से कहूँगा कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक मदरसा नाम लेकर कोई बता दे कि फलां मदरसा दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस है, मैं समझता हूँ कि उनको खुफिया तौर पे नहीं सरेआम सजा दी जाए ताकि दूसरे मदारिस वालों के लिए जो है इबरत का निशान बने। लेकिन हम क्या करते हैं, वो जी अमेरिका को खुश करने के लिए, ज़्यादा लिबरल बनने के लिए मदरसों पर खुली तनकीद करते हैं। इन मौलवियों ने जी मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। हालांकि अगर देखा जाए, मैं आखिरी बात करके ख़त्म करूँगा कि नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जब तक हमारे एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे नहीं आएगी, अब इस वक्त बहुत बड़ा फ़र्क है। सीधी सी बात यह है कि जब हमारे सियासतदान हमारे सिक्योरिटी इदारों को कहेंगे कि ये तो मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, अभी हमारे जो वज़ीर इत्तलात साहब ने पिछले दिनों में बयान दिया है, अब आप उसको देखें कि अब क्या कहा उन्होंने, तो जिम्मेदारी को कहते इत्तेहाद नहीं होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान खलील साहब बहुत शुक्रिया, एम्बेसडर उमर खान अली शेरज़ई साहब बहुत शुक्रिया, जनरल नईम खालिद लोधी साहब रिटायर्ड बहुत शुक्रिया आपका, सेनेटर अफराज साहब खटक साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ ले आए। नाजरीन, हमने बात की दहशत गर्दी के खात्मे के लिए, इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए। ग्लोबली जो एक इंप्रेशन बना हुआ है कि मुसलमान ही दहशत गर्द हैं। एक सवाल हुआ एक स्कॉलर से, एक हिंदू लड़की ने सवाल किया, मैं ज़रूर चाहूँगा आपके साथ शेयर करूँ। उससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त मांगूँ, खुदा हाफिज़ कहूँ, आप भी क्लिप देखिए और मैं भी देखता हूँ। सिर्फ ये पूछना जानना चाहती हूँ कि अच्छा ठीक है, आप मानते हैं कि सारे मुसलमान ये पाकिस्तानी नहीं सोच रखते हैं, लेकिन हर आतंकवाद मुसलमान ही क्यों होते हैं? गांधी को जिसने मारा वो मुसलमान था क्या? इंदिरा गांधी को जिसने मारा वो मुसलमान था क्या?
बाबरी मस्जिद को जिसने शहीद किया वो मुसलमान था क्या? सर ये एक मिनट, दिल्ली की सड़कों पर सिखों को गर्दनें काटी गई, क्या वो मुसलमान थे? गुजरात के गली कूचों में जिन लोगों को मारा गया और जिनको बेघर किया गया, क्या वो मुसलमान थे? बहुत शुक्रिया नाजरीन, अपने मेजबान शौकत पिराचो को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।